नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। आज दोस्तों हम पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें मैंने राजस्थान जीके एवं पशुपालन संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है। तो आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और जो आने वाली पशु परिचर भर्ती है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान में सती प्रथा को रोकने का प्रयास सबसे पहले किस रियासत ने किया? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो दोस्तों इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, बूंदी रियासत ने। दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा को जो रोकने का प्रयास है वो बूंदी रियासत द्वारा और 1822 के अंदर किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले अगर हम दोस्तों सती प्रथा की बात करें तो संपूर्ण भारत में और इसे रोकने का प्रयास और राजा राम मोहन राय ने किया था। वह इस पर रोक विलियम बेंटिंक द्वारा लगाई गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? दोस्तों, अर्थात जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसका जो अंतिम चरण था सातवां, उसमें किन क्षेत्रों को शामिल किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ऑप्शन नंबर 2, अजमेर और आबू। दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के जो सातवां चरण था उसमें अजमेर और आबू को शामिल किया गया था। वहीं अगर दोस्तों हम इस चरण की बात करें तो इसकी जो तारीख थी वो थी 1 नवंबर और 1956। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। अर्थात दोस्तों जो पहले राज प्रमुख कहलाता था बाद में वो और राज्यपाल के नाम से जाने जाने लगा। तो इसका जो नामों का जो परिवर्तन है वो कब किया गया था? तो इसके जो हमारे विकल्प है वो दोस्तों इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, 1956 को। दोस्तों, 1956 को और जो राज्य प्रमुख का जो पद होता था उसे परिवर्तित करके और राज्यपाल का पद बना दिया गया। वहीं राजस्थान के जो पहले राज्यपाल थे वो थे गुरमुख निहाल सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, हीरालाल शास्त्री। दोस्तों, बृहद राजस्थान का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था दोस्तों हीरालाल शास्त्री को। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न वाकई आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको और जो पशु परिचर भर्ती 2024 है उसकी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया? अर्थात दोस्तों जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र था उसे और राजस्थान का नाम कब दिया गया? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प नंबर 2, यानी कि 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को और राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र था जिसमें 19 रियासतें और 3 ठिकाने शामिल थे उसे और उस संपूर्ण क्षेत्र को और राजस्थान का नाम दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, 1948 को। दोस्तों, राजस्थान का जो राजनीतिक एकीकरण था यानी कि जो एकीकरण की प्रक्रिया है और दोस्तों वो उसकी जो शुरुआत है वो हुई थी दोस्तों 18 मार्च और 1948 को, जिसमें और राजस्थान का जो मत्स्य संघ था उसे शामिल किया गया था।
वहीं अगर दोस्तों राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 जयपुर। दोस्तों जो जयपुर शहर था वो राजस्थान के अंदर और 1857 की जो क्रांति का वो केंद्र नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। यानी कि अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान के ऐसे कौन से इतिहासकार थे जो भी एक समाज सुधारक भी थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प 3 हरबिलास शारदा। दोस्तों जो हरबिलास शारदा थे वो एक इतिहासकार होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। अगर दोस्तों अब इनकी बात करें तो इनके द्वारा और 1929 के अंदर शारदा एक्ट आया था, जिसके द्वारा और जो विवाह की लड़कियों और लड़कों की जो आयु है वो निर्धारित की गई थी, जिसमें लड़की की आयु है जो गर्ल्स है दोस्तों, गर्ल्स की आयु थी आपके 14 वर्ष, और वहीं जो लड़का होता है यानी कि जो बॉय होता है उसकी आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। और प्रमुख रूप से जो शारदा विलास थे ये अजमेर क्षेत्र से निवास करने वाले थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान की रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो इसका जो हमारा विकल्प है वो इस प्रकार होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प नंबर 3, यानी कि जयपुर। दोस्तों जो जयपुर रियासत है उसमें सबसे पहले और जो प्रजामंडल की स्थापना और सन और 1931 के अंदर कर्पूर चंद पाटनी द्वारा की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है उस पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल से आपको और सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, जिसमें मैं आपको पशु परिचर की संपूर्ण तैयारी और राजस्थान जी की और अन्य जितने भी एग्जाम हैं उनकी सभी की तैयारी इस चैनल पर करवाने वाला हूं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं, अर्थात दोस्तों जो पत्रकारिता के जो फादर हैं वो राजस्थान में वो कौन माने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए झाबरमल शर्मा। दोस्तों जो झाबरमल शर्मा है उन्हें राजस्थान के अंदर पत्रकारिता का जनक माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प नंबर 4, यानी कि जो नसीराबाद छावनी है जो कि वर्तमान अजमेर जिले के अंदर हुआ करती थी, वहां से राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर दोस्तों हम इसकी तारीख की बात करें तो इसकी जो तारीख रहने वाली वो थी 28 मई और 1857। दोस्तों 28 मई 1857 को और राजस्थान में नसीराबाद छावनी से और 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर दोस्तों हम संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत में और जो मेरठ से है ना वो और मंगल पांडे द्वारा और 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना का सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, अर्थात दोस्तों जो राजनीतिक चेतना है उसको सबसे पहले जन्म देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए अर्जुन लाल सेठी। दोस्तों राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो क्रांतिकारी चेतना थी और जो राजनीतिक चेतना थी उसको जो जन्म देने वाले थे वो थे अर्जुन लाल सेठी। अगर दोस्तों हम अर्जुन लाल सेठी की बात करें तो इनके द्वारा ही वर्धमान जो विद्यालय है उसकी स्थापना भी की गई थी, जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना?
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी 19। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के अंदर और 19 रियासतों को मिलाया गया था। वहीं अगर दोस्तों हम 3 ठिकानों की बात करें तो इसी के साथ 3 ठिकानों को मिलाया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से और अजमेर, मेरवाड़ा और शाहपुरा ये शामिल थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए 1919 के अंदर। दोस्तों वर्धा महाराष्ट्र के अंदर और राजस्थान की जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको जो बढ़ावा देने के लिए और 1919 को और राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना की गई थी। वहीं इसका जो 2000 वो 1920 के अंदर और इसका जो स्थानांतरण कर कर और राजस्थान के अंदर इसका जो कार्यालय वो खोला गया। अगर दोस्तों हम वर्धा की बात करें तो वर्धा वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई और वह है? दोस्तों जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए माणिक्यलाल वर्मा। दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा द्वारा और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान जीके के टॉप 15 और प्रश्नों को डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये मेरे द्वारा जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं वो पसंद आ रहे होंगे और जो मेरे द्वारा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनके साथ दी जा रही है वो वाकई आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम पशुपालन संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा जो पशुपालन संबंधित पहला प्रश्न है वो है स्टीप कप परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है? अर्थात दोस्तों जो स्टीप कप परीक्षण है वो और पशुओं के अंदर किस बीमारी के अंदर किया जाता है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो दोस्तों इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प नंबर 4, जो यानी कि जो थैनिला नामक जो रोग होता है पशुओं के अंदर उसका परीक्षण करने के लिए स्टीप का उपयोग किया जाता है, जो स्टीप परीक्षण होता है। अगर दोस्तों हम थैनिला रोग की बात करें तो ये जीवाणुओं से होने वाला एक प्रमुख पशु रोग है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मक्खन में सुगंध यानी कि जो प्लेसेंट फ्लेवर है के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। यानी कि अत्तर दोस्तों जो मक्खन के अंदर जो सुगंध आती है उसका जो प्रमुख जो पदार्थ है वो कौन सा है जिसके कारण ये सुगंध आती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए डाई एसिटिलीन। दोस्तों जो डाई एसिटिलीन होता है उसी के कारण और मक्खन के अंदर हमें सुगंध आती है। अगर दोस्तों हम मक्खन की बात करें तो मक्खन यानी दूध को और जो दही में परिवर्तन करने का जो प्रमुख कार्य है वो लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है उनके द्वारा किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रशीतक इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा एवं भंडारित किया जाता है? अर्थात दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर जो यूनिट्स होती हैं उनके अंदर और जो दूध को किस एक निश्चित तापमान पर ठंडा और गर्म किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प एक 4 से 5 डिग्री। दोस्तों 4 से और 5 डिग्री तापमान पर और रेफ्रिजरेटर इकाइयों के अंदर और दूध को गर्म करके ठंडा रखा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है, यानी कि दूध से और मनुष्य के अंदर कौन सी बीमारी फैलती है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों विकल्प सी टाइफाइड ज्वार। यानी कि दोस्तों जो टाइफाइड ज्वार होता है यानी कि जो टाइफाइड बुखार होता है वो दूध के कारण भी मनुष्य के अंदर फैल सकता है। यानी कि अगर दोस्तों किसी पशु के अंदर जो टाइफाइड है या बुखार है फीवर है तो वो आपको एक अगर आप उस पशु का यानी कि जो बीमार जो पशु है उसका अगर दूध पी लेते हैं तो आपके अंदर और टाइफाइड ज्वार हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है बछड़ों में खरहरा खरहरा यानी कि जो ग्रोमिंग की किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है? तो इसके जो हमारे
विकल्प हैं वो इस प्रकार है। चारे के तिनके को अलग कर के लिए यानी कि जो ग्रोमिंग की प्रक्रिया और जो बछड़े के अंदर अपनाई जाती है वो किस लिए अपनाई जाती है? तो इसका जो हमारा विकल्प बी है वो किलनियों को अलग करने के लिए, विकल्प सी स्वच्छ रखने के लिए और विकल्प डी रक्त संचरण का कम करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी स्वच्छ रखने के लिए। दोस्तों बछड़ों के अंदर जो ग्रोमिंग की प्रक्रिया है वो उन्हें स्वच्छ रखने यानी कि साफ सुथरा रखने के लिए की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दुहाई बाड़े में फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो पशुओं का जो रहने का स्थान होता है, जो उनका बाड़ा होता है, उसमें जो फर्श होता है उसकी धुलाई के लिए हमें और जो क्लोरीन होता है उसके कितने घोल उसका उपयोग करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी 200 ppm। दोस्तों जो 200 ppm क्लोरीन का घोल होता है उसका प्रयोग हमें और जो जो बाड़े होते हैं उनकी धुलाई करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दुहाई से पूर्व आयन को पहुंचने के लिए हाइपोक्लोराइड्स यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है कि घोल का प्रयोग करना चाहिए। यानी दोस्तों धुलाई से पहले और जो आयन को जो पहुंचने के लिए जो ब्लीचिंग पाउडर का जो कितने पीएम का जो घोल होता है पीपीएम का उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 500 पीपीएम। दोस्तों 500 पीपीएम का जो घोल होता है उसका प्रयोग हम उनकी धुलाई के लिए कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है। अर्थात दोस्तों जो डेयरी एनिमल्स होते हैं जो यानी कि जिनको और दूध उत्पन्न करने के लिए जिन्हें पाला जाता है उनके लिए और जो उनका उत्पादन का जीवन काल होता है यानी कि कितने दिन तक वो दूध दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी 15 वर्ष। यानी कि डेयरी पशुओं को 15 वर्ष दूध देने के लिए पाला जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है संकर नस्ल की बछिया की प्रथम ब्यांत की आयु सामान्यतः होती है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। यानी कि जो संकर जो बकरियां होती है उसका जो पहला ब्यांत होता है यानी कि जो फर्स्ट बार जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है यानी कि उसे दूध देने की जो अवधि होती है वो कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है विकल्प सी 32 माह। तो दोस्तों जो संकरित नस्ल की जो बछिया होती है उसकी दूध देने की अवधि और 32 माह होती है। यानी कि जो उसका फर्स्ट ब्यांत होता है उसकी आयु 32 माह होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है वो है अनुवांशिकी की वर्ण यानी कि जेनोटिक सेलेक्शंस का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार होता है। दोस्तों जो जेनेटिक्स सिलेक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है यानी तो इसमें हमारे जो विकल्प हैं विकल्प ए है दुधारू गाय के चयन में, शुष्क गाय के चयन में, बछिया के चयन में और सांड के चयन में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दुधारू गाय के चयन में। यानी कि जो जेनेटिक सिलेक्शन का प्रयोग है दोस्तों वो दुधारू जो गाय होती है उसके चयन में हम करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है गाय में गर्भाशय यानी कि ग्रीवा यानी कि जो सर्विक्स की लंबाई वो कितनी होती है। यानी कि गाय के अंदर और जो उसका गर्भाशय होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 10 सेमी। यानी दोस्तों ग्रीवा की लंबाई गाय के अंदर 10 सेमी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला और 27वें नंबर का प्रश्न है वो है विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है दोस्तों और विकल्प सी लिंकन। दोस्तों जो लिंकन नस्ल की जो विदेशी नस्ल है वो सबसे ज़्यादा और महीन ऊन के लिए जानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सब और जो 28वें नंबर का प्रश्न है उसकी ओर। भैंस की किस नस्ल में हंसिए के आकार के एवं चपटे सींग पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों जो भैंस की कौन सी नस्ल होती है उसके अंदर जो हंसिए के आकार के जो सींग है वो
पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, यानी कि दोस्तों जो जाफराबादी जो नस्ल की जो भैंसें होती है उनके अंदर हंसिए के आकार के सींग पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सांड के वीर्य का औसत पीएच मान होता है, यानी कि जो सांड का वीर्य होता है उसका जो पीएच मान है दोस्तों वो कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों विकल्प बी 6.8। दोस्तों सांड के वीर्य का पीएच मान 6.8 होता है, यानी कि जो सांड का स्पर्म होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है, यानी कि थोड़ा अम्लीय होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, यानी कि दोस्तों जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था उसका संबंध किस चीज से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी दुग्ध उत्पादन से दोस्तों। और वर्जिस कुरियन द्वारा और सन 1970 के अंदर और ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था जिसका प्रमुख उद्देश्य और भारतीय क्षेत्र के अंदर और दूध के उत्पादन में वृद्धि करना था। दोस्तों इस प्रकार हमने, और जो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है वो है गोदोहन के लिए सबसे उपयुक्त विधि, अर्थात यानी कि दूध निकालने के लिए गाय का वो सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए मुट्ठी विधि। दोस्तों गाय का जो दूध दोहन के लिए और जो मुट्ठी विधि है वो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। दोस्तों इस प्रकार हमने और राजस्थान जी के एवं पशुपालन संबंधित और 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो वाकई हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।